अब व्यस्तताओं के कारण काफी समय हुआ, लेकिन बोर्ड का भी एग्जाम है तो कुछ रिवीजन के लिए मैं सोच रहा था कि कुछ अगर मेरे से बेनिफिट हो जाए आपको तो किया जाए। और चलेंगे बोर्ड पे भी धीरे धीरे, और भी वीडियोस आ जाएंगे अब, क्योंकि वो अक्सर एक ट्रेंड सा हो गया है कि जब एग्जाम का टाइम आता है तभी अब स्टूडेंट जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमने भी थोड़ा ट्रेंड बना लिया कि चलो यार, एग्जाम का टाइम आएगा तो कुछ ऐसे वीडियोस दे दिया जाए जो कि आपके श्योर शॉट हो, जो आपके भेजे में बात जाए और आप कुछ कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पे। और आज हम चर्चा करेंगे एक मेटल नॉन मेटल की बात करेंगे। क्लास 10 साइंस में जो मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है, थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप मेरे पुराने वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैं बोर्ड टारगेटेड बात करता हूँ, ज्यादा सुलझाने से कोई फायदा नहीं है ना। अगर आप, मेरा एक टैग लाइन है कि लोग तो हीरो को हीरो बनाते हैं, लेकिन हमारा काम है जीरो को हीरो बनाना, है ना। तो जिसके भी अभी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिनको अभी भी लग रहा है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप हतोत्साह ना हो। हाँ, आपको मेरे चैनल पे रेगुलर आना ही पड़ेगा, कॉपी पेन लेकर के बैठना ही पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको देखना ही पड़ेगा, और उसे लिखना भी पड़ेगा, और रिवीजन भी करनी। ये तो काम आपका है ना, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो आपने ही करना है ना। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, और बात करते हैं आपसे मेटल नॉन मेटल की। छोटी क्लासों से भी पढ़ते आए हैं हम, शेयर करेंगे हम स्क्रीन को डायरेक्ट, है ना। और छोटी क्लासों से भी पढ़ते आए हैं कि भाई किस तरह से मेटल नॉन मेटल में क्या प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल, केमिकल। तो थोड़ा सा इसको हम लोग एलोंगेट करेंगे। तो स्क्रीन आ गया आपका, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो शॉर्ट में थोड़ा हम पढ़ेंगे इसको। कि मेटल और मेटल की खास करके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो हमने पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। और लेकिन इसमें कुछ बातें जो आप मैंने कहा आपको कि डायरी और पेन लेकर के बैठना है। तो कुछ ऑप्शनल है टॉपिक, उनको आपको नोट करना भी है। जैसे हमने लिखा है कि कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल विद वेरी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। कार्बन में टेंसिल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ऑल्दो ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है ना। सॉलिड होता है मेटल रूम टेम्परेचर पे, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक नॉन मेटल ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अदर नॉन मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इंक्लूडिंग कार्बन एंड सल्फर। इसी तरह से इनमें प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी की, सोनोरस होते हैं, यानी इनकी आवाज, इन पे जब आप बीट करते हैं तो आवाज इनकी सबकी अलग अलग मेटल की आती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पता ही है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इनका। सबके एक्सेप्शन है बेटा, इनको मैंने आपको पहले बता दिया, इनको थोड़ा आप नोट करेंगे, है ना। और डेंस, अल्कली मेटल को छोड़ के बाकी जो भी मेटल होते हैं वो डेंस होते हैं। सीजियम और गैलियम इसमें एग्जाम्पल एक्सेप्शन है। सॉरी, ऑस्मियम और लिथियम, जो ऑस्मियम होता है हाईएस्ट डेंसिटी होती है, लिथियम की जो है लिस्ट डेंसिटी होती है। लस्टर्स होते हैं, और गोल्ड और कॉपर को छोड़ के सिल्वर ग्रे इन कलर होते हैं मेटल यूज होती। तो ये सारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी है
देखो थोरली थोड़ा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, और अब तो देखा आपने अभी हाल फिलहाल में सीबीएसई ने जो पैटर्न चेंज किया है, तो 3 पार्ट में आपके साइंस के पेपर को उसने डिवाइड कर दिया है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और सब में अलग अलग जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो पहले 1 से 20 ऑब्जेक्टिव होते थे ना, ये सर्सन रीजन ऐड करके, अब उनको जो है डिवाइड कर दिया है। तो आपको थोड़ा सीरियसली इसको थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा, है ना? तो इसी तरह से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी वही जो मेटल की होगी उसका उल्टा हो जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस रूम टेम्परेचर पे ये पाए जाते हैं, ब्रिटल होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, सोलरिटी नहीं होती, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब एक्सेप्शन भी देखो हमने यहाँ पे आपके लिए दिया है कि जैसे अल्कली मेटल जो है, ये सारे 1 मार्क्स के हैं बेटा, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है। अल्कली मेटल जो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये जो है नाइफ से भी कट हो सकते हैं, है ना? मेटल है, हमने कहा कि मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है जो आपको दिख रहा है। मरकरी जो है वो मेटल होता है, लेकिन लिक्विड मेटल होता है। बाकी तो आपको पता ही है कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड में आते हैं वो। लीड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी एक्सपेंड्स significantly for the slightest चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज होता है तो उसमें एक्सपेंशन ज्यादा होता है, और इसीलिए आप देखते हैं ना थर्मामीटर वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आप देखेंगे। और इसी तरह से जो नॉन मेटल हैं उनके एग्जाम्पल देखें आप। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप जानते ही हैं मेटल नॉन मेटल में एक सबसे मेजर जो डिफरेंस मैं आपको बताऊं, जो आपको समझना भी चाहिए, कि अगर हम किसी मेटल का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, और अगर उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम हो, यानी कि उनकी जो वैलेंसी है 1 से लेके 3 तक, तो मेटल होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब किसी के पास 1 से 3 होंगे तो वो देगा किसी को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिनमें बनने की कैपेसिटी होती है वो मेटल होते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने की कैपेसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दीज आर नॉन मेटल्स। अब बात कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल तो हमने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा आपको रिव्यू दे दिया मैंने कि थोड़ा अगर रिवीजन नहीं कर पाए होंगे तो माइंड में आ जाए। एक्सेप्शन जरूर ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा आप बात करेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई? तो अल्कली मेटल जो होते हैं वो वाटर एंड ऑक्सीजन या एयर के साथ विगसली रिएक्ट करते हैं, और जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जो एल्यूमिनियम है, फेरस है, जिंक है, ये जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। मैंने कहा आपको कि एक एक पॉइंट मैंने इसमें ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए वैसा लिखा है जो आपके 1 मार्क से लेकर के और मेटल नॉन मेटल के हर टाइप के क्वेश्चन में आपने आना है। तो थोड़ा आपको इस पे केयर करना पड़ेगा। हर चीज इसमें लिखी हुई है, आपको सिर्फ आपके भेजे में बिठाना है इसको। जो कॉपर है, एजी है, प्लैटिनम है, एयू है, सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड, किसी से रिएक्ट नहीं करते। अब रही बात, थोड़ा समझते हैं कि अब ऑक्सीजन से अगर मेटल रिएक्शन करे तो क्या हो। कुछ नहीं, क्या होगा? मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पूछा जाता है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? भाई बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। कुछ रिएक्शन है जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सारे ऑक्साइड बनाते हैं, और सबके जो नेचर होंगे वो बेसिक होंगे। इसी तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब ये एम्फोटेरिक क्या हो गया भैया? ये तो नया नाम आ गया। एम्फोटेरिक क्या होता है? कुछ नहीं, एम्फोटेरिक होता है जिसमें कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर हो। हमने तो पढ़ा है ना कि एक एसिड होता है, एक बेस होता है, एक क्या करते हैं? मिनरल करते हैं। नहीं, मिनरल करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जिसमें कि
एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी हो, जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है ना। तो इन सब में जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी, यानी कुछ बेसिक भी होती है, कुछ एसिडिक भी होती है, वो इक्वेशन से आपको दिखता है। तो उसे हम कहते हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो सबसे आगे जो है पोटेशियम का नंबर आता है, फिर बेरियम आता है, कैल्शियम आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम, जिंक है। और रिएक्टिविटी सीरीज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो सबसे बलवान होता है वो अपने से जो कम बलवान होता है, जो कमजोर होता है, उसको रिप्लेस कर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं उसको। तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको समझना ही पड़ेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। अब हम लोग आ रहे हैं मेन सेकेंड पार्ट पे इसके, इस चैप्टर के। तो बात करेंगे हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की। ये दो प्रोसेस जो होते हैं वो एक्सट्रैक्शन में, मेटल के एक्सट्रैक्शन में काम आते हैं। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के काम आता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। दोनों में डिफरेंस भी कई बार आ जाता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस यही है कि रोस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी होता है, कैल्सिनेशन के लिए ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, एयर के अब्सेंस में होता है। तो खास करके जो सल्फाइड ओर होते हैं को कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन अगर कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स हो, कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स हो, तो उसके लिए कैल्सिनेशन का उपयोग किया जाता है। ओके, दो बातें याद रहेंगी ना, अभी हम आगे चार्ट से भी आपको दिखाएंगे। तो अब बात आती है भैया कि अगर वाटर के साथ और स्टीम के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। तो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक आर मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। इनमें तो कोई असर नहीं होता, ये निकम्मे है। However, when they come into contact with steam, जब steam के साथ कांटेक्ट में आते हैं, they produce metal oxide। नॉर्मल पानी में कुछ नहीं होता, यानी कोल्ड हो या हॉट हो उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन स्टीम के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। इनका कोई मतलब, ये किसी से स्टीम हो, हॉट हो, कोल्ड हो, कोई मतलब। तो मेटल और वाटर के साथ रिएक्शन में मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से अगर मेटल एसिड से रिएक्शन करे तो क्या हो भाई? मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने चर्चा की ना, रिएक्टिविटी सीरीज के साथ जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को, इसके एग्जांपल भी थोड़ा याद रखना है, और इसके तो आपको उसमें मिल ही रहे हैं फर्स्ट वाले में। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट? भाई अदर मेटल सॉल्ट के साथ वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, नीचे दिया हुआ है, आपने पीछे भी पढ़ा है कि Fe+CuSO4। तो इसमें Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव सीरीज में दिखता है। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर को भगा देता है, उसकी जगह Fe बैठ जाता है। ठीक। और इसी तरह से ये जो कंपाउंड है, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ थर्माइट वेल्डिंग, एल्यूमिनियम displaces iron from its oxide in this process। बताइए आपको सारा तो बताइए। इसी तरह से अगर बेस से रिएक्शन करे तो भाई, अगर बेस से मेटल रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को जनरेट करेगा। एग्जाम्पल बेटा ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसीलिए आपके लिए खास करके एग्जाम्पल भी दिया है। अब आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन मेटल के और नॉन मेटल के। तो भैया एक्सट्रैक्शन के लिए तीन बातों का ध्यान रखना है भाई। एक तो ओर्स होते हैं जो
धरती के नीचे, अर्थ के नीचे जो पाए जाते हैं उनको ओर्स कहते हैं। लेकिन वो इम्प्योर होते हैं, उनको बाहर निकाल के उनकी जो अशुद्धियां हैं, उनके जो गैंग पार्टिकल है, अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। तो गैंग पार्टिकल को निकालना, अब उसको साफ करने के लिए, निकालने के लिए तरह तरह के मेथड यूज होते हैं, उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो उसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल ओर्स ड्यूरिंग डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग होता है माइन से, यानी कि धरती के नीचे से निकालना। एंड द मेटल ओर्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन वेरिंग एबंडेंस, अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। कहीं कम मेटल ओर्स होते हैं, कहीं ज्यादा ओर्स होते हैं, किसी ओर्स में ज्यादा मेटल पाया जाता है, किसी ओर्स में कम मेटल पाया जाता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स is what allows us to use the mineral in the ground. The ores are very different from the finished metal. मैंने कहा ना, जो साफ सुथरा मेटल होता है उससे अलग होता है, क्योंकि इसमें अशुद्धियां होती हैं, बहुत सारे उसमें गैंग पार्टिकल होते हैं। अब जरा देखो क्या क्या स्टेप हो सकता है एक्सट्रैक्शन के लिए। इस रे डायग्राम को अपने भेजे में बिठाना है। देखो, ओर निकालने के बाद हम तीन कैटेगरी में उसे डिवाइड करते हैं। एक होता है ऐसा मेटल जो हाई रिएक्टिव हो, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में भी आपको दिखाया। दूसरा वो होता है जो लो रिएक्टिव हो, और तीसरा वो होता है जो इन दोनों के बीच में, यानी मीडियम रिएक्टिव। तो जो हाई रिएक्टिव होते हैं उनके लिए तो सीधा सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टन ओर का, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है, कोई लफड़ा नहीं। लेकिन जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं उनमें दो बातें होती हैं, एक में कार्बोनेट ओर होता है, दूसरे में सल्फाइड ओर होता है। अभी हमने देखा था कि कार्बोनेट ओर होगा तो उसके लिए कैल्सिनेशन लगाना पड़ेगा, सल्फाइड ओर रहेगा तो उसके लिए रोस्टिंग लगाना पड़ेगा। और वहां से जब ऑक्साइड मिल जाता है, हमें प्योर ऑक्साइड मिल जाता है, तो ऑक्साइड्स का फिर हम रिडक्शन करके और वहां से हम मेटल को रिफाइन करके निकाल लेते हैं। जो लो रिएक्टिव होते हैं उनका तो भैया इलेक्ट्रोलाइसिस तो पहले करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद प्योर मेटल आएगा, और उसके बाद फिर ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा लेंदी होता है। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़े तो देखें भाई कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं। तो हाई रिएक्टिव जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये हमारे जो हाई रिएक्टिव हैं। बाकी मीडियम और लो रिएक्टिव में आते हैं। लो रिएक्टिविटी वाले के लिए हमने कहा कि बाय सेल्फ रिडक्शन व्हेन द सल्फाइड ओर ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक Hg, Pb, Cu एक्सेट्रा आर हीटेड इन एयर, जब इनको एयर में हीट करते हैं, ए पार्ट ऑफ द ओर गेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। तो इसका जो एक पार्ट है ओर का, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और विच देन रिएक्ट विद रिमेनिंग सल्फाइड ओर टू गिव द क्रूड मेटल और सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड इन दिस प्रोसेस नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो होते हैं, इनके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। एग्जाम्पल कुछ है इसके साथ। इसी तरह से जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आते हैं, वहां पे हमने बताया आपको कैल्सिनेशन का हम यूज करते हैं, इन विच ओर इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर, और एयर माइट बी सप्लाइड इन लिमिटेड क्वांटिटी। जब हम अब्सेंस कहते हैं मतलब कि थोड़ा थोड़ा, जहाँ कभी कभी होता है ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ जाए तो दे देते हैं उसको, है ना। एक स्मेल्टिंग का कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, और जब हमने उसे ऑक्सीजन दिया ही नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमने उसे हीट करके, थर्मल करके, हीट दे करके उसको तोड़ा है, ब्रेक किया है। स्मेल्टिंग इट इन्वॉल्व्स हीटिंग द रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे हम पहले उसको हीट करते हैं एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। अभी आपने देखा था कि लो वाले में रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम वाले में पड़ेगी। एंड द क्रूड मेटल इज ऑब्टेन्ड इन इट्स मोल्टन स्टेट। इससे मोल्टन स्टेट में वो हमें मिलता है। उसके बाद हम एल्यूमिनो थर्मिक रिएक्शन करते हैं, जिसको हम गोल्ड स्मिथ रिएक्शन भी कहते हैं। इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच मेटल ऑक्साइड usually of ferrous and chromium are heated to a high temperature with aluminium.
रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, और फिर देखो आपको ये ऑक्साइड मिल जाता है। जो टॉप रिएक्टिव सीरीज में आते हैं उनके लिए हम कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में डाउन्स प्रोसेस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक की जब बात मैंने की, जब वर्ड बोला हमने, तो वहां पे आपको समझ लेना चाहिए कि कैथोड और एनोड की बात होगी। जो कैथोड होगा वहां पे मेटल जो है वो डिपॉजिट होता है, और जो एनोड होता है वहां पे नॉन मेटल यानी जो और भी चीजें उसमें है वो वहां पे लिबरेट होता है। तो कैथोड पे हमेशा मेटल डिपॉजिट होता है। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से पूछा जाता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है इस टैग लाइन को कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और वहां पे मेटल डिपॉजिट होता है, मेटल वहां जमा होता है। जमा होने के बाद धीरे धीरे जब उस पे ज्यादा और ज्यादा जब जमा इकट्ठे होते जाते हैं तो उसे हम फिर हम निकाल लेते हैं। अब रिफाइनिंग की बात है भाई, रिमूविंग इम्प्योरिटीज और गैंग फ्रॉम क्रूड मेटल। इट इज द लास्ट स्टेप इन मेटालर्जी। मेटालर्जी यानी कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, इसमें ये लास्ट स्टेप होता है, एंड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड गैंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपको बताया जो एनोड होता है वो क्रूड मेटल, इम्प्योर या क्रूड मेटल के लिए होता है। कैथोड जो होता है वो प्योर मेटल के लिए होता है। इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं मेटल साल्ट के अनुसार। अब इसके आगे थोड़ी चर्चा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का दिखा रखा है आपको। अब थोड़ी चर्चा हम लोग बहुत और इम्पोर्टेंट बात पे करेंगे कि जब हम कहते हैं कि भाई ये अल्कली मेटल है। एक चैप्टर हुआ करता था पहले, अब उसको सीबीएसई ने खत्म कर दिया, उसकी चर्चा फिर कभी और करेंगे। लेकिन जो ग्रुप 1 एलिमेंट है अल्कली मेटल जो है, उन सब की वैलेंसी एक होती है। जैसे आप देख सकते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल। ऐसे ही जिसके लास्ट में दो रहते हैं वो अल्कालाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल, ये दो बातें आपने याद रखना है। अब बात आती है कि हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल मेटल स्टार्टिंग में बताया हमने कि मेटल जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को देता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए। और नॉन मेटल गेन करना है, एक को पॉजिटिव बनना है, दूसरे को निगेटिव बनना है। जब पॉजिटिव निगेटिव बनेंगे तो क्या होगा, सोडियम सोडियम का क्या होता है, 281 होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होता है। क्लोरीन में 287 होता है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में। अब उसके पास, बेचारे के पास 7, इसके पास 1। और इन सब की रिएक्टिविटी तभी तक होती है जब तक कि अपना ऑक्टेट पूरा ना कर ले। ये कहता है भाई, सोडियम कहता है कि भैया मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले तू, मेरा काम खत्म कर, मेरे 8 हो जाएंगे और मैं पॉजिटिव बन जाऊंगा। एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो एक पॉजिटिव पावर लग जाएगी मेरे ऊपर। क्लोरीन कहता है बहुत बढ़िया भाई, एक इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को, क्या दिक्कत है, मेरा भी 8 पूरा हो जाएगा। लेकिन वो निगेटिव बन जाएगा। तो +1 -1 जब वो कैंसिल आउट होते हैं तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। सिंपल। ये कैल्शियम का दिखा रखा था, कैल्शियम आयन का। अब कंपाउंड देखो बेटा, दो तरह के होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड कहलाता है, कोवेलेंट कहलाता है। इसकी चर्चा फिर से मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान आप देना कि अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर होगा तो जो देने वाला इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो गेन करने वाला वो निगेटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। और अगर शेयर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है कि भैया अभी काम चलाना है तू चला ले, लेकिन मुझे काम आएगा तब मेरे वाला भी देना और अपने वाला भी देना, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग जो है वो कोवेलेंट होता है। देखो जो, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में ना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बनते हैं, लेना देना का काम होता है। तो जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बनते हैं, इस वजह से क्या होता है, इनमें बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है। इनके बीच का जो फोर्स है, मोलिकुलर फोर्स है, तो बॉन्डिंग फोर्स है, वो काफी स्ट्रांग होता है। जिसके कारण कि इसे आप आसानी से पिघला नहीं सकते तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, बॉयल नहीं कर सकते आसानी से तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। हार्ड आपने देख ही लिया।
तो इसमें सारी प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन कोवेलेंट में क्या है, वो साझा का व्यापार है। आपको मालूम है, उस साझे वाले में थोड़ा तकलीफ होता है। एक पार्टनर का अगर मन रूठ गया, बस तलाक 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 हो जाता है ना। तो ये जो साझे वाला काम है, यानी कोवेलेंट का है, तो उसमें बॉन्डिंग चूंकि कमजोर होती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो वो सॉलिड रूप में नहीं पाए, मतलब तरह तरह की तमाम बातें उसमें जो है वो लो के अनुसार से ऐड हो जाती है। क्लियर है ना। इतनी बातों से मैंने आपको कई सारी बातें समझाने की कोशिश की। लेकिन क्या है ना कि आपको पढ़ना पड़ेगा, अपना बुक पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर पढ़ना, बातें समझ में आ जाती हैं। मैं जब भी बोर्ड के एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में जब मैं पहुंचता हूँ, मेरी तो ड्यूटी लगती है वहां पे, तो जब मैं पहुंचता हूँ तो क्या हालात होते हैं, बच्चे जो मेरे स्कूल के होते हैं कहेंगे सर जो बताया वो आया। मैं कहा कितना लिखा बेटा? और लिखा क्या सर, वो दिख तो रहा था कि हाँ आ तो वही रहा है जो सर ने बताया था, लेकिन सर पे विश्वास ही करके नहीं गए थे। उनको लगा कि जैसे अरे गहरे ने तो कह रहे हैं, वैसे सर ने भी बता दिया कि ये कर लो। तो भाई विश्वास तो देखो, परमात्मा भी है ना, परमात्मा में भी जब हम विश्वास करते हैं तब हमें कुछ मिलता है ना। जब हम विश्वास ही ना करें, घंटी जाके डुला दें, अगरबत्ती दिखा दें, तो फिर कोई फायदा नहीं है। उनमें विश्वास करना पड़ता है, आपको आत्म लीन होना पड़ता है ना। तो मैं अपना को परमात्मा नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, बिल्कुल नहीं। मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने सारा एक ही बात में बता दिया कि भाई एक जो आयनिक होता है वो स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट वीक होता है, उसके अनुसार से उसका एल्टिंग मेल्टिंग बॉइलिंग ये वो सब हो जाता है, काम खत्म। अब एक और टॉपिक पीछे भी पढ़ा है हमने, कोरोजन। भाई कोरोजन जो होता है, जंग लगना जिसको कहते हैं, कोरोजन और रस्टिंग में आपने डिफरेंस पता ही होगा कि रस्टिंग जो है सोडियम आयरन वाले में अगर कोरोजन लग जाए, आयरन में लग जाए, तो उसे हम रस्टिंग कर देते हैं, एक स्पेशल नाम है। बाकी जितने हैं मेटल, उनमें जो जंग लगते हैं उनको हम कोरोजन नाम देते हैं। ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड बना लेना कोरोजन होता है, सबका कलर अलग अलग होता है। अगर कोरोजन से बचना है तो ऑयलिंग कर दो, ग्रेजिंग कर दो, है ना। ये सारी चीजें उसके ऊपर कर लो। अब इससे एक बड़ा बढ़िया चीज है अलॉय का। और अलॉय जो है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल नॉन मेटल में, और इससे कोरोजन से बचने के लिए भी हार्ड भी होता है ये, टेंसिल स्ट्रेंथ भी होता है, और रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है। बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, सोल्डर है, अमलगम है, ये सारे जो है एग्जांपल होते हैं किसके? अलॉय के। अरे वाह, आप तो बड़े प्रिपरेशन बता दिया आपको, कैसे यूज करेंगे, तो आप बड़े समझदार हो गए, है ना। ये जो है, अगर आपको कोई इसमें समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं, है ना। उसका दिया जाएगा जवाब। और ये जो नोट्स हैं वो मैं आपको उठा के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दूसरी चीज कि बाबा का दरबार खुला रहता है हमेशा। आप अगर कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार के किसी भी टॉपिक की चर्चा करवाना चाहें कि भाई इस टॉपिक को आप समझा दें, मैथ हो साइंस हो, आप जरूर बताना। और जैसा भी टॉपिक रहेगा आपकी फुल सहायता की जाएगी, है ना। बस इतना ही करना है कि आप तो जा ही रहे हो, अपने पीछे वाले को भी जरा चैनल बोलना कि भाई सब्सक्राइब कर लो, है ना। गाहे बेगाहे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। अब आजकल क्या है ना कि वो मौसम बदलता जा रहा है, राजनीति हर जगह हावी हो जाती है। और अभी आपने देखा होगा कि सुना होगा कि जो जेएनयू जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है ना, और वहां पे पहले भी लगे थे भारत तो तेरे टुकड़े होंगे के नारे। अब कल भी लग गए नारे वहां पे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, या जो भी, भाई कोई भी है, तो कम से कम ये गुजारिश है सबसे कि शिक्षा संस्थानों को कब्र खोदने वालों से दूर रखें। वहां पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ज्ञान अर्जन करने जाते हैं, और इसलिए शिक्षा स्थानों से कब्र खोदने वाले को सर्वथा दूर रखना चाहिए। अगली चर्चा कल करेंगे।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।